हेलो हेलो। चलिए, रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन के बाद आज हम फिर से ऑनलाइन पढ़ाने आए हैं। छूट गया था, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था, तो कुछ लोगों को लगा कि अब 2 दिन भर पढ़ाया बस हो गया। ऐसा बात नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब जोड़ना है, नंबर जोड़ना है। अब की बार 400 पार। अब मोदी जी से भी आगे जाना है। अब रे, मोदी जी का नारा था 400 पार, हम लोग करेंगे 450 पार। इसलिए आराम से पढ़ना है। आज पूरा पढ़ाएंगे फिजिक्स। और फिजिक्स तो हम कल ही बता दिए थे कि फिजिक्स क्यों पढ़ना है। ऑनलाइन वाला सोच रहा होगा कि हमको नहीं बताएं, तो सब कुछ उन्हीं लोगों को बता देंगे। ऑफलाइन वाला को फायदा मिलना चाहिए ना, कम से कम। तो आज हम बताएंगे फिजिक्स के बारे में। अब देख भी रहा होगा, तो लोग क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है। तो कल हम बताए थे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ना है। क्या है तो उतना चर्चा नहीं किए थे, लेकिन फिजिक्स क्यों पढ़ना है इसका सारा चर्चा कर चुके थे। आज हम फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, है ना, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया, ये सब सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। अब की बार 450 पार, ये नारा पूरा दम याद रखना है। अब पूरा और यूट्यूब चैनल का प्रचार भी थोड़ा करना है। नया नया है हम लोग, और तुम लोग भी बाबू अभी यूट्यूब पर भी प्रचार कर देना है। अब जहाँ जो मिले सबके मोबाइल ले लो, हमारा चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बोल देते हैं। हाथी घोड़े तोप तलवारें, ये फौज तो तेरी सारी है। जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। अरे ताली, अरे बस 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 बस, ज्यादा ताली भी नहीं मारना है। पता चला फेल हो गए तो यह ताली दूसर कोई मार देगा, सुनाया। तो ये तो युद्ध होला सुना दिए शायरी, और लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है, लाइन कट गया। अब युद्ध में हम लोग जा तो नहीं रहे हैं, तो इस शायरी का पॉजिटिव लेना है ना। क्या इसका क्या अर्थ है। हम बोले थे कि हाथी घोड़े मतलब हिंदी मैथ, तो उन्हें हाथी घोड़े समझ लिया कि युद्ध में जाएंगे। नहीं, हम बोले थे हिंदी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री सब तुम्हारी है। अबरी क्वेश्चन पूछना बेटा, अब की बारी हमारी है। रे, तो अबरी जहां क्वेश्चन पूछा क्या करेंगे, उड़ा देंगे। इसलिए पूरा अच्छा से पढ़ना है। चलो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ऑनलाइन वाला भी सुन रहा होगा ना। तो अब फिजिक्स पढ़ना है, तो पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि क्यों पढ़ना है। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़े थे तो हम लोग जाने थे कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार हम जब कल शुरू किए थे फिजिक्स, तो हम लोग समझे थे कि फिजिक्स क्यों पढ़ा जाता है, आखिर क्यों फिजिक्स पढ़ना जरूरी होता है। तो पता चला कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज घटना घट रही है, सब किसके कारण घट रही है, फिजिक्स के कारण घट रही है। अब उतना डिटेल तो नहीं बता सकते। चलो अब शुरू करते हैं, चैप्टर से ही शुरू करते हैं। नहीं नहीं, फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स है तो पहले समझते हैं कि फिजिक्स क्या। हम लोग क्या समझते हैं, फिजिक्स क्या। अब तू लोग जानता भी होगा हल्का फल्का कि फिजिक्स किसे कहते हैं। नहीं बताना नहीं है, हम बता देते हैं। फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसेस शब्द से बना है। किसे बना है, फ्यूसेस। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ 100% ध्यान किधर रखना है, हमारे तरफ रखना है, और ये बोर्ड की तरफ रखना है। हम भी काले, बोर्ड भी काला, इसलिए दोनों का मैच भी हो जाता है। इसलिए दोनों ध्यान किधर रखना है, इधर ही रखना है। अब आते हैं, जो फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसेस शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा के फ्यूसेस शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा के फ्यूसेस शब्द से बना है। कौन सा भाषा बाबू, ग्रीक। कौन सा भाषा, ग्रीक। और फ्यूसेस जो ग्रीक भाषा का शब्द है, वहां फ्यूसेस का अर्थ होता था नेचर। क्या होता था, नेचर। फिजिक्स आराम से समझना। पहले देखो, कोई भी चीज पढ़ते हैं ना हम लोग, तो पहले समझना चाहिए कि क्यों पढ़ना चाहिए, अब इसका अर्थ क्या होता है। अब इस सारा डिफिनेशन जो हम याद करते हैं ना का कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, अब तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स फ्यूसेस शब्द से बना है जो ग्रीक भाषा का। अब फ्यूसेस का अर्थ ही होता था नेचर। क्या होता था, क्या होता था, फ्यूसेस का अर्थ ही क्या होता था, नेचर। और नेचर का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति। क्या बोल लेते थे,
प्रकृति। कल तो हम यही तो समझा रहे थे, नहीं समझा रहे थे? अब देखो फिजिक्स जो शब्द है ग्रीक भाषा के फ्यूसेस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ही क्या होता था? नेचर। नेचर यानी प्रकृति, और प्रकृति यानी पूरा ब्रह्मांड को ले लिया। और प्रकृति में दो चीज है, प्रकृति में कितने चीज हैं? दो चीज है। एक जो है दृश्यमान है, एक क्या है? दृश्य है, और दूसरा अदृश्य है। दूसरा क्या है? अदृश्य। फिर से समझते हैं हम लोग। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसेस शब्द से मिलकर बना है, और फ्यूसेस का अर्थ क्या होता है? नेचर। और नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। और प्रकृति में दो प्रकार की वस्तुएं विद्यमान है वर्तमान में, एक दृश्य है, दूसरा अदृश्य है। जो दृश्य है यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं, और जो अदृश्य होता है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। कल बताए भी थे उदाहरण देकर। दृश्य जिसको देख सकते हैं, जिसको चुड़ैल कहते हैं, जिसको नहीं देख सकते हैं उसको भूत कहते हैं। और लड़की लोग की होती है? चुड़ैल। लड़का लोग भूत। यानी दृश्य जो चीज होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और जो अदृश्य होता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बहुत बारीकी से समझना है, फिजिक्स का जड़ बता रहे हैं अभी तो। अब समझो, यहां तक किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। हम समझे कि फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द फ्यूसेस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? फ्यूसेस से मिलकर बना है। और फ्यूसेस का अर्थ ही होता था क्या? नेचर। नेचर यानी प्रकृति। और जो प्राकृतिक है वो दो वस्तुओं से मिलकर बना है, एक दृश्य है, दूसरा अदृश्य है। जो दृश्य होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो अदृश्य होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और पदार्थ किसे कहते हैं? बहुत 5 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का परिभाषा भी पढ़ते आ रहे हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? या पदार्थ होने की सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो यह बात है कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होगा तो भार भी होगा, और भार होगा तो स्थान भी घेरेगा। तो ये पदार्थ का क्या नेचर है? तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। आनी पदार्थ का भी अध्ययन किसमें करेंगे? फिजिक्स। आनी जो देख सकते हैं वो तो फिजिक्स में पढ़ना ही है, जो नहीं भी देख सकते हैं वो सारी चीजें भी कहीं कहाँ जाके पढ़ना है? फिजिक्स में ही पढ़ना है। यानी दृश्य चीजें और अदृश्य चीजों को दोनों को किसमें पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। जैसे ऊर्जा किसमें पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। क्या ऊर्जा में द्रव्यमान होगा? नहीं। क्या ऊर्जा स्थान घेरेगा? नहीं। क्या ऊर्जा में भार होगा? नहीं। यानी ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा कि पदार्थ में होता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत हुआ? नहीं ना। अब आते हैं डिफिनेशन पर। अब पहले डिफिनेशन इसलिए नहीं बताएं कि अगर याद भी कर लेते, रट भी लेते तो कोई फायदा ज्यादा नहीं होता। अब समझ में आया कि पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। अंतिम में निर्णय यही हुआ कि पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। एकदम सिंपल सा, नहीं याद हो गया? अगर इतना चीज समझ में आ जाता है तब तो याद करना बहुत ज्यादा आसान बात है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम डिफिनेशन पे चल जाते तब चीजों का याद करना थोड़ा कठिन हो सकता था, है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि याद नहीं होता, थोड़ा क्या हो जाता? कठिन हो जाता। यानी अब हम किसी से भी पूछ दे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंधों को दर्शाया जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब जो हम बचपन से रट रहे थे, क्लास 9, 8, 7 तक रट रहे थे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। बात तो वही बोल रहा है। प्रकृति में तो दो ही चीज है, ये है, एक दृश्य है, दूसरा अदृश्य है। तो वो डिफिनेशन भी सही है, लेकिन समझने के बाद कई डिफिनेशन उत्पन्न किया जा सकता है। और नहीं समझने के बाद वही बात होगा कि जा ऐसा तो भुला गए, वैसा वैसा विज्ञान वैसा, फिर तुम नोचते रह जाएगा, बाकी बाद में जाकर दिक्कत होगा। अब बता, फिजिक्स का डिफिनेशन लिखाने योग्य है? नहीं। इसका जवाब क्या होगा? नहीं। अगर ये भी लिखाने योग्य है तो हम लोग पढ़ बेकार रहे हैं, है ना? क्या इसका डिफिनेशन लिखाने योग्य है कि फिजिक्स किसे कहते हैं? अब एक बार और समझाएंगे। फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसेस शब्द से मिलकर बना, जहां फ्यूसेस का अर्थ क्या होता था?
नेचर, नेचर यानी प्रकृति। और प्राकृतिक दो चीजों से मिलकर बना है, पहला जो दृश्य है और दूसरा अदृश्य है। दृश्य उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं अर्थात पदार्थ, अदृश्य जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जैसे में ऊर्जा। जैसे हम बोल देंगे कि बल, बल क्या है? ऊर्जा। तो बल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब ऊर्जा ये सब दिखाई नहीं देता है, लेकिन विद्वान है प्रकृति में, दिख नहीं रहा लेकिन विद्वान है। अब फिजिक्स का डिफिनेशन आराम है, यहां तक किसी को समझ में सबको समझ में आ गया होगा? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया? अब आते हैं कि फिजिक्स को दो भागों में पढ़ना है। कितने भागों में? दो भागों में। फिजिक्स को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। यह फिजिक्स है, या फिजिक्स को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। फिजिक्स के कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। पहला क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स है ना, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब क्या होता है? परंपरागत फिजिक्स जो पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो हाल, आधुनिक फिजिक्स जो क्या वैज्ञानिक आधुनिक तरीका से क्या किए? खोज किए। अब क्लासिकल फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। क्लासिकल फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। और मॉडर्न फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को कहा जाता है। अब पूरे फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को। किसे कहा जाता है? आइंस्टीन। अगर सिर्फ पूछ दे तुमसे कि फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है तो क्या बोलेंगे? आइंस्टीन को। अगर कोई पूछ दे और अंदर जाकर कि क्लासिकल फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है तो न्यूटन को। यहाँ वही मॉडर्न फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? ये सब सिलेबस में नहीं है, ये सब सिर्फ जानकारी हेतु बताया जा रहा था। तो इतना जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा फिजिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब किसी को यहाँ तक दिक्कत है, ये सब चीज लिखाने योग्य नहीं है। अगर ये सब चीज भी लिखना पड़ रहा है तो तुम 10 का स्टूडेंट नहीं हो सकता है, तुमको और जरूरत है मेहनत करने की, है ना। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकता है तू लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब हम आगे निकलेंगे, आगे आएंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग लाइट। क्या चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। हाँ, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकता, ऊर्जा नष्ट कभी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अभी बदल लिए हम लोग। जो सूर्य था, जो प्रकाश दे रहा था दिन भर, उससे शाम के समय क्या हो रहा है? पृथ्वी गर्म हो रहा है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रहा है? उसमें। क्या सूर्य से आने वाली प्रकाश नष्ट हुआ? नहीं, वो किस रूप में बदल गया? उसमें। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। क्या है? एक रूप है। तो ऊर्जा का बहुत सारे रूप होंगे, इसका मतलब तो हाँ, ऊर्जा का बहुत सारा रूप है। ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। विद्युत भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा पड़े हैं। और इसी प्रकार प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और बहुत सी हम उदाहरण ले सकते हैं। टॉर्च, हम लोग तो सब यूज किया होगा टॉर्च को। तो टॉर्च में क्या होता है? उसमें बैटरी लगा होता है। और बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। लेकिन रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। टॉर्च जब मारते हैं तो लाइट हो देता है। तो ये जो रासायनिक ऊर्जा वो किस में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। यानी अब बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं होता तो तुम ही लोग सोचो, प्रकाश, सूर्य हम लोग से लाखों किलोमीटर दूर है, वहां से आने के लिए उसको तो ऊर्जा चाहिए। घर से हम लोग आते हैं तो पानी पी के आते हैं, खाना खा के आते हैं, 1 किलोमीटर है। और सोचो लाखों किलोमीटर से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो क्या बिना ऊर्जा का आएगा? तुम लोग सोचो। और प्रकाश में बहुत ज्यादा ऊर्जा। चलो हटाओ, वो सब बात तो हो गया, सिद्ध हो गया कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। किसी को दिक्कत? अब देखो, याद करना तो याद कर लेते कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। अब समझना डिफिनेशन, प्रकाश क्या है तो कैसे लिखना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की
अनुभूति प्रदान होता है। आनी कहने का अर्थ है कि आंख से नहीं देखते हैं। हाँ, अब तुम ही लोग सोचो, कहा जा रहा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब जाना दादी पर, नानी पर और कहना नानी आंख से नहीं देखते हैं, मारेगा 2-3 थाप ओजी पे कि पागल उगल हो गया, जरी से पढ़ लिया चुर कर रहा है कि तो अखिया से नहीं देखते हैं। ये ऐसा हो सकता है? आंख से देखते हैं, लेकिन वास्तविक बात यही है कि आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। सिर्फ आंख से देखते तो रात को भी दिखाई पड़ता। समझा? सिर्फ आंख से देखते तो रात को दिखाई पड़ता, अंधेरे रूम में दिखाई पड़ता। इसका मतलब यह है कि देखने के लिए लाइट का होना अति आवश्यक है। सूर्य के उपस्थिति में लाइट के उपस्थिति में, हाँ, अब लाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यह बात पूरी तरीका से सत्य है कि बिना लाइट के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अब समय अल्लाह ने, अब आते हैं प्रकाश क्या है, तो सिंपल याद रखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबको याद हो गया होगा प्रकाश एक ऊर्जा है। यह कैसे सिद्ध होता है? जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, जब लाइट आता है, ऊष्मा छोड़ने लगता है और ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हम टॉर्च बारते हैं तो रासायनिक ऊर्जा भी क्या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश भी एक प्रकार की क्या ऊर्जा। अब प्रकाश में इतना ज्यादा ऊर्जा है कि हम लोग के सोच के परे, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि लाइट में इतना ज्यादा ऊर्जा होता है। सोचो इतना ज्यादा ऊर्जा, या वो तो बाद में सिद्ध करेंगे। आगू हम पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का चाल कितना होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोच सकती है प्रकाश का चाल बहुत ज्यादा अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 मात्र, यानी 1 सेकेंड में पूरा भारत को कई बार गमन करेगा ये प्रकाश। तुम सोच भी नहीं सकती है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो फिगर देख रही है उसकी लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर मात्र, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश पूरे भारत को पता नहीं कितना बार कर लेगा। अब गुना करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं, इतना अधिक होता प्रकाश का चाल। तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है ना, VVI है, इसलिए इसको याद भी रखना है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में बदलते हैं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रहेगा। हम लोग 2 चीज अभी पढ़े हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या और अलग बोलना है तो क्या बोलेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब बहुत सारा, अगर समझ में आ गया तो डिफिनेशन बहुत सारा निकाल सकते हैं, नहीं समझ में आया तो वैसा आज करते रह जाना, कोई फायदा। प्रकाश का चाल कितना होता है मीटर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आते मेन पॉइंट, प्रकाश का चाल अधिक है। प्रकाश का चाल अधिक है, इतना अधिक है कि आज तक ब्रह्मांड में इससे ज्यादा चाल किसी का है ही नहीं। सोचो, प्रकाश का चाल इतना अधिक है कि इससे अधिक किसी का चाल है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में जितने यंत्र तंत्र वैज्ञानिक या जो भी बनाए हैं उतना स्पीड किसी का नहीं है। यानी प्रकाश वो पहला चीज है जिसका चाल क्या है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। सोचो न, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेता है। अब आते हैं हम लोग, प्रकाश जब निकलती है तो प्रकाश 2 तरीके से निकलती है। एक तो वेव यानी तरंग के रूप में निकलती है, दूसरा कण के रूप में निकलती है। यह तो विवादित है। शुरुआत के वैज्ञानिक जो आए उनका कहना था प्रकाश एक कण है। जो बाद के वैज्ञानिक मॉडर्न फिजिक्स के जो लोग आए, जो अभी के वैज्ञानिक हैं, उनका कहना प्रकाश एक तरंग। लेकिन जो और मॉडर्न आए, जो अभी फिलहाल आए, उनका कहना प्रकाश कण तथा तरंग दोनों।
ये तो बाद में चर्चा करने की चीज है कि प्रकाश कण है या तरंग, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज देखने की जरूरत है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी पथ पर गमन नहीं करती। याद रखना इस बात को, क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश किस रास्ते गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी, समझा? तो हमेशा याद रखना प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गमन कभी नहीं करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। टॉर्च सबके पास होगा, बार बार टॉर्च का उदाहरण ले रहे हैं, क्या हमारा टॉर्च चोरी हो गया था एक बार। अब टॉर्च देखो जब मारते हैं तो प्रकाश हमेशा कहाँ निकलती है, सीधे जाती है, नहीं जाती है सीधी रेखा। प्रकाश कभी टेढ़े मेढ़े पथ पर गमन नहीं करती है, यही बात है। अब पीपीटी की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको देखना है। ये तो पीपीटी तुम्ही लोगों की सुविधा के लिए लगा दिया गया है ताकि सिलेबस जल्दी खत्म हो सके। अब इतना खराब दिन नहीं आ गया कि पीपीटी देख के पढ़ावे। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती। अब प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मुकेश के भी कुछ गुण है ना, कि मछली मारता है, मैं नहीं ठंडा खत्म हो गया तब वो पगड़ी बांध ले, तो प्रकाश हल्ला नहीं कीजिए। अब प्रकाश के भी कुछ गुण होंगे, सबका गुण होता है नहीं होता, रे मार देंगे उसे, छड़ी लाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला के तो नहीं मार सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन वाला के तो गर्दा गोल उड़ा सकते हैं। इसीलिए सुधर के रहना, कभी भी मार सकते हैं। ये मत सोचना कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो नहीं मारेंगे, ये सब गलतफहमी नहीं पालना है। चलो अब आते हैं कि प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती। याद करते जाना है, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, हम बताए थे क्लास 10 कोई नंबर उठाने वाला नहीं है, ये हमारा भविष्य को क्या करता है, बहुत ऊपर तक ले जाएगा। यही तो बताता है कि यही से बताएगा कि कौन रेखा पर तुम चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रेखा। ई रेखा पर चल गया मुकेश, खत्म कहानी, बाय बाय टाटा। कौन रेखा पर चलना है, सीधी। सिर्फ सिलेबस पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ डिलीट करके रखना है। चलो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती। प्रकाश का दूसरा जो गुण है उसको सबसे अलग कर देता है। प्रकाश का दूसरा गुण प्रकाश को सबसे अलग कर देता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी हम बताए थे कि लाइट जो है वो वैज्ञानिक के बीच विवादित है, किसी का कहना है कण है, किसी का कहना है तरंग है। तो प्रकाश का दूसरा गुण हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये बात प्रकाश को सबसे अलग कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं जो निर्वात में भी गमन करता है। याद रखना, इसका मतलब है प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, यही अर्थ नहीं हुआ। यानी प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये इसको सबसे अलग करता है, इसीलिए प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। दूसरा याद रहेगा क्या थे, बस बताते हैं। अब दो गुण हम लोग पढ़े। पहला गुण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, दूसरा गुण प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए प्रकाश में बहुत सारा ऊर्जा है। मेन बात यह है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए प्रकाश के पास बहुत सारा ऊर्जा है। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसीलिए उसके पास ऊर्जा भी कम है। सोच रही है, प्रकाश को बहुत अलग करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्यों है, क्योंकि यह निर्वात में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का डिफिनेशन ही है वही है कि जो निर्वात में गमन करता हो। निर्वात का अर्थ होता है जहां क्या, वायुमंडल नहीं हो, जहां हवा नहीं हो, जहां वायुमंडल नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, निर्वात। तुम्हारा क्वेश्चन था ना, अब समझ में आया। यानी प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसीलिए तीसरा पॉइंट कहा जाता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। पहला गुण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है,
दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों है? क्योंकि यह निर्वात में भी गमन करती है। तीसरा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों अनुप्रस्थ तरंग है? क्वेश्चन तो आ सकता है। क्योंकि ये सभी माध्यम में गमन करता है, और जो सभी माध्यम में गमन करता है वैसे तरंग को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? 3 गुण बताएं। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, कारण बताएं। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रकाश कैसे अनुप्रस्थ तरंगे है। आखिर क्यों अनुप्रस्थ तरंगे है? ध्वनि अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे है। उसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी जो हम बोल रहे हैं, अगर माध्यम नहीं होता तो तुम्हारी कानों तक पहुंच नहीं पाता। चंद्रमा पर जाकर हम इतना पढ़ाएंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, खाली हम भूखते रह जाएंगे, लेकिन कोई किसी को सुनाई नहीं देगा। यानी ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। समझ में आ रहा? अब आते हैं कि प्रकाश में ऊर्जा बहुत होता है, और जो अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती है उसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा अधिक होता है। किसके पास कितना ऊर्जा है यह आवृत्ति बताता है। जिसके पास ज्यादा आवृत्ति होगा उसके पास उतना ज्यादा ऊर्जा होगा। यानी आवृत्ति इस बात का संकेत है कि किसके पास कितना ऊर्जा। अब प्रकाश का आवृत्ति बताते कितना होता है। प्रकाश की आवृत्ति 3.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज से लेकर 7.5 से लेकर 10 के पावर 14 हर्ट्ज तक होता है। सोचो, ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, जो हम लोग सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज में, समझ रहा है? अब ये सोचो, 14 जीरो लगा देंगे, कितना ज्यादा आवृत्ति होता है। इसीलिए इसके पास ऊर्जा भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसी कारण तो उतना दूरी तय करके आता है। कहां तक? पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कितना दूरी तय करता है? यानी प्रकाश में बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है। यह किस बात, यह कौन सिद्ध करता है? उसकी आवृत्ति सिद्ध करता है। यानी जिसमें जितना ज्यादा आवृत्ति होगा उसमें उतना ज्यादा ऊर्जा होगा। अब प्रकाश की आवृत्ति बहुत ही ज्यादा, 20 से 20,000 हर्ट्ज हम लोग सुनने वाला दृश्य है ना। अब सोचो, इसमें बहुत ज्यादा आवृत्ति होता है, इसीलिए इसके कारण इसमें ऊर्जा भी अधिक होती है। अब एक घटना हम लोग बहुत देखे होंगे लेकिन गौर नहीं करते कभी। अब बरसात के दिन में बादल जब टकराते हैं तो देखना, लाइट पहले आता है तब हम कान बंद कर लेते हैं कि अब आवाज आएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के पास ऊर्जा अधिक है, और ऊर्जा अधिक होने के कारण इसमें चाल भी अधिक हो जाता है। यानी इसीलिए तो बादल जब टकराते हैं आपस में तो सबसे पहले कौन आता है? लाइट आता है। और जब कान उन बंद कर लेते हैं तो 10 सेकंड 20 सेकंड कभी कभी 1 मिनट के बाद आवाज आता है, नहीं आता है। इसीलिए होता है ऐसा। समझ रही है काहे होता है ऐसा? यानी इस बात को भी सिद्ध करता आवृत्ति कि जिसमें जितना आवृत्ति होगा उसमें उतना ही ज्यादा ऊर्जा होगा। अब ऊर्जा जिसमें यदि अधिक होगा उसका चाल भी अधिक होगा, नहीं होगा? चलो, अब हम पढ़ रहे थे प्रकाश क्या है, फिर से हम आते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हम एक एक चीज सिद्ध कर रहे हैं। फिजिक्स एक वैज्ञानिक विषय तो है ही है, इसको बोलने में दो मत नहीं है। इसीलिए ये सब सारी चीजें एक एक करके हम क्लियर करते जाएंगे कि ये सारे सिद्ध होता है। जितना चीज लिखा हुआ है सारा चीज क्या है? सिद्ध हुआ है। 10 में उतना डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना है। अब आते हम लोग शुरू किए थे कि फिजिक्स क्या है, वो तो नॉर्मल चीज है, हटाओ। यहां शुरू किए लाइट क्या है, यहां से सिलेबस शुरू होता है, यहां से ध्यान से पढ़ना है कि लाइट क्या है। तो पता चला लाइट एक प्रकार की ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे सिद्ध किए थे? टॉर्च मारे थे तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा था। यानी सब चीज, ये सब सारी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा सिद्ध करे, तो बहुत तरीका से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते। यानी आंखों से देखने के लिए प्रकाश का उपस्थित होना जरूरी। प्रकाश नहीं होगा तो आंख पर प्रतिबिंब नहीं बन सकता।
ये क्या करता है? प्रकाश बताता है। तो प्रकाश क्या है ये डिफिनेशन बताता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब डिफिनेशन कई तरीका से हम बना सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, या किसी इसी की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब रटने का कोई चीज नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है वहीं जाके क्या करेंगे? रट देंगे, वैसा कोई चीज नहीं है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा करें कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला पता चला, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये टेढ़ी मेढ़ी पथ पर कभी गमन नहीं करती। दूसरा जो इसको सबसे अलग करता था, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? क्योंकि यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। तीसरा बात, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। क्यों? क्योंकि सभी माध्यमों में गमन कर सकती है, इसीलिए कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब प्रकाश की उपस्थिति में तो हम किसी वस्तु को देखते ही, यह गुण तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते। अब प्रकाश तो अदृश्य, प्रकाश सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में तो हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देखते। ये तो आओ चौंकाने वाली बात है, नहीं रे? कि प्रकाश जिसकी उपस्थिति में किसी को देखते हैं उसी को नहीं देखते हैं। बहुत गलत हुआ इसके साथ, बेचारा के साथ। इसकी उपस्थिति में हम देख रहे हैं लेकिन इसको नहीं देख पा रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहा है। ये था प्रकाश के कुछ गुण। अगर आएगा तो नहीं एग्जाम में छाप देंगे, अब की बार 450 पर। अब थोड़ा ध्यान भी दो यूट्यूब चैनल पर भी। वाया चलो, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। हाँ, स्क्रीनशॉट वो बाद में मरवा देंगे। अच्छा कह दिया तो मरवा लेते हैं, हट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए, यही तो चर्चा कर रहे थे कि शुरुआत के वैज्ञानिकों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि प्रकाश कण है, प्रकाश तरंग है। आपस में दोनों झोटाझोटी कर लिए, न्यूटन और आइंस्टीन साहब। ऐसा बात नहीं है, ये तो मजाक वाली बात है। चलो अब आते हैं कि शुरुआत की वैज्ञानिक जो थे, क्लासिकल फिजिक्स के जो वैज्ञानिक थे, उनका कहना था प्रकाश क्या है? कण है। प्रकाश क्या है? कण है। चलिए यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं पूरा डिटेल से। यही तो हम लोग को पढ़ना है। पढ़ने मजा आ रहा है? पढ़ने मजा आ रहा है ना? हाँ, ऑनलाइन वाला तो पूछ नहीं सकते हैं, अब उन लोग कमेंट करके बताएगा मजा आ रहा है कि नहीं। चलो, बोलेंगे क्या, वो कर देगा। जब अच्छा पढ़ाएंगे तो अपने कर देगा, क्या रे? चलो, प्रकाश क्या है इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था वैज्ञानिकों को। हमको ना, किसको? वैज्ञानिकों को, कि प्रकाश कण है, प्रकाश तरंग है, या एक और सिद्धांत आ गया, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत पर काम करता है। वो तो बाद में चर्चा करेंगे, 10 में नहीं पढ़ना है, यहां पर दे दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्ला नहीं करिएगा। अब आते हैं कि प्रकाश एक कण है। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। 10 में बहुत क्वेश्चन पूछता है यहां से कि प्रकाश क्या है? एक कण है। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। लेकिन यह बात भी गलत नहीं कर सकते, यह बात भी सिद्ध किया हुआ है कि प्रकाश क्या है? कण है। लेकिन बाद के जो वैज्ञानिक आए, हाइगेंस उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे, उनका कहना था प्रकाश एक वेव है, तरंग है। उनका भी कथन सही था, उसका कभी कथन क्या था? सही था। यानी दोनों अपने अपने जगह पे क्या थे? सही थे। एक जो शुरुआत में आए उनका कहना था प्रकाश क्या है? कण आवृत्ति की है। उसके बाद आए जो उनका कहना था प्रकाश क्या है? तरंग है। किसने? ये तो आज हो गया होगा। प्रकाश एक कण है, किसने कहा था? न्यूटन ने। प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा? अब इस बात को कैसे सिद्ध किया जाए, हम लोग कैसे याद कर ले जो पूरे जीवन तक याद रह जाए कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। समझा? अब तो हमको यह समझना है ना, इन लोग तो कह के चल गए, अब हमको समझना है कि प्रकाश कण है तो कैसे सिद्ध करे कि प्रकाश क्या है? कण है। और कैसे पता करे कि प्रकाश तरंग? तब पता चलेगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। तो दोनों बात सत्य है, दोनों बात सत्य है। जो बाद के वैज्ञानिक आए उनका कहना था प्रकाश दो नेचर का है, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। काहे लड़ रहा झोटा झोटी?
छोड़ो हटाओ, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। तो उनका भी कथन सही था, यानी तीनों का कहना क्या था, सही था, और तीनों अपने अपने जगहों पर क्या थे, सही थे। तो प्रकाश एक कण है, कैसे पता करें। अब हम लोग जब देखते हैं, गर्मी के दिन तो आ ही रहा है, तो गर्मी के दिन में जब देखना कि छत से थोड़ा मोड़ा, हाँ हॉल में थोड़ा मोड़ा रहता है जगह खाली, या लाइट, तो लाइट जब आता है तो वो कण के रूप में आता है, नहीं आता है। लेकिन अभी जो लाइट इधर से इस तरफ जा रही है, क्या इसको देख सकता है, नहीं देख सकती है, क्योंकि ये तरंग के रूप में जा रही है। तो कण, प्रकाश कब कण के रूप में गमन करती है, प्रकाश कब तरंग के रूप में गमन करती है, इस बात पर चर्चा किया जाए। इस पर हम लोग को भी तो जानकारी होना चाहिए। तो अब बताते हैं, प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करती है, माध्यम मतलब अभी बताएं, माध्यम मतलब जहां हवा होता है, जहां हवा नहीं भी होता है, एक माध्यम जो सघन होता है, एक माध्यम जो विरल होता है। सघन मतलब घना माध्यम, विरल मतलब घना कम है। तो माध्यम में जब प्रकाश गमन करती है तो वेव की तरह गमन करती है, यानी तरंग की तरह गमन करती है। किसके तरह गमन करती है, तरंग। तरंग के गमन होने के लिए किस माध्यम, किसका माध्यम, यानी माध्यम में जब प्रकाश गमन करती है तो वो तरंग के रूप में गमन करती है। लेकिन कण के रूप में हमको ज्यादा पढ़ना है 10 में, क्योंकि जब भी प्रकाश किसी भी चीज से टकराएगा तो तरंग के रूप में नहीं टकराएगा, उसका कण टकराएगा। इसी कारण है कि छत से जब प्रकाश आता है किसी छेद से, तो वह कण के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि वो कैसे आ रहा है, टकरा के आ रहा है। अगर वो टकराता नहीं तो वह कण के रूप में नहीं बिखरता। समझ में आ रहा है, प्रकाश कण है, प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश कण है किसने कहा था, न्यूटन ने। प्रकाश एक तरंग है किसने कहा, हाइगेंस ने। प्रकाश कब तरंग के रूप में गमन, कब तरंग के रूप में काम करती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। यानी जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रही होगी तो वो किसके रूप में पहुंच रही होगी, तरंग के रूप में पहुंच रही होगी। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी से टकरा कर वापस जा रही होगी तो उस समय वो कण के रूप में। यानी प्रकाश टकराने वक्त जब प्रकाश किसी माध्यम से या किसी पदार्थ से टकराती है तो वे छोटे छोटे कणों के रूप में बिखर जाता है। अब इस छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। मेन बात याद रखना है, शुरू में नहीं बताए थे माया, सबके बताने का क्या होता है, समय होता है। इस छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। याद रखना, फोटोन क्या कहते हैं, फोटोन। प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। याद रहेगा, प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन। अब आश्चर्य की बात तो यह है, यह कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि परमाणु के समान होते हैं। जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु बहुत छोटा होता है, उसको देख नहीं सकते हैं। तो यानी ये छोटे छोटे जो कण है फोटोन, उसको भी हम लोग नहीं देख सकते। यही पता चला कि फोटोन को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति के अनुसार प्रकाश को कितने प्रकार में बांटे, 3 प्रकाश में। कण की अवधारणा, तरंग की अवधारणा और क्वांटम की अवधारणा। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में रे। सबसे पहले बात है कि पढ़े में क्या आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जहां स्प्राइट आ गया मजा किरकिरा देगा प्रिया तो सोच रही है स्प्राइटे पिएंगे। अब आते हैं, प्रकाश एक कण है किसने कहा, न्यूटन। छोड़ो पहले यही साथ करते हैं। कण की अवधारणा किसने दिया, न्यूटन। तरंग की अवधारणा किसने दिया, हाइगेंस। अब क्वांटम की अवधारणा किसने दिया, मैक्स प्लैंक। ये नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल सकता है, लेकिन पढ़ना है तो इसको याद भी करना बहुत जरूरी है। तीनों याद हो जाएगा। प्रकाश कब कण के रूप में काम करती है, जब किसी चीज वस्तु से टकराती है। प्रकाश कब तरंग के रूप में काम करती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसको जाना होता। जब दूरी तय करना होता है तो प्रकाश तरंग के रूप में काम करती है। जब किसी वस्तु से या अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वो किसके रूप में काम करने लगती है, कण के रूप में काम करती है। यही तो कारण है गर्मियों के दिनों में छिद्र से आने वाले प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि परमाणु के भी, परमाणु से नहीं छोटा बोलते, परमाणु के समरूप होते हैं, यानी समान होते हैं। अब इस छोटे कण को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। इसलिए भी इसको भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में हमको देख रही हो, वो छोटे छोटे कण के रूप में प्रकाश क्या है, बिखरे हुए हैं। बाद में जाकर बताएंगे कि प्रकाश गति कैसे करता है। वो बात आप जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकाश कैसे गति करता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में क्या प्रकाश छोटे 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 कणों के रूप में क्या है, बिखरे हुए, फोटोन के रूप में। ये गति बहुत गजब तरीका से कर रहे हैं, आगे चल के बताएंगे, अभी बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। चलो अब कुछ वैज्ञानिक के कथन भी हम लोग देख लेते हैं कि किनका कथन क्या है। तो पहला कथन क्या है, प्रकाश एक कण है। सर्वप्रथम किसने कहा था, न्यूटन ने। सर्वप्रथम किसने कहा था, न्यूटन ने। प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा था, हाइगेंस। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है, किसने कहा था, ऐसे फिजिक्स का पिता नहीं कहते हैं। दोनों के लड़वाई को क्या जो लड़ रहे हैं तो उसको क्या हुआ, रुकवा दिए, मिला दिए कि चलो भाई ना तो कण है ना तो तरंग है, दोनों चीज है, दोनों लड़ना बंद करो। लेकिन इस बात को ये सिद्ध नहीं कर पाए, आइंस्टीन इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों हैं। तो प्रकाश कण तथा तरंग दोनों हैं, इस बात को सत्यापित कौन करता है, डी ब्रोगली साहब। कौन करते हैं, डी ब्रोगली। आगे चल के पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है? 4 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। प्रकाश क्या है, दूसरा पॉइंट प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा किए, तीसरा प्रकाश की प्रकृति के बारे में चर्चा किए कि प्रकाश कण है, तरंग है, प्रकाश कण तथा तरंग दोनों हैं। समझा? किसने कहा, कौन सिद्ध कर पाए, कौन नहीं कर पाए। यहां तक किसी को दिक्कत है? प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, अब की बार 450 पार नहीं आया तो चलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जा बाबू। हाँ चलो अब आते हैं कि प्रकाश की जहां उत्पत्ति होती है, हम शुरुआत में बता दिए इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश का मेन स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। रे हल्ला, सूर्य का प्रकाश कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है। यानी श्वेत प्रकाश है, कहने का अर्थ यह होता है कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंगों का क्या है, मिश्रण। श्वेत प्रकाश क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है जिसमें 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। अब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। और लाइट का भी सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का काम करना। वैज्ञानिक ज्यादा कुछ नहीं किया, वैज्ञानिक ने ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करने का काम किए हैं। ऊर्जा को उत्पन्न ना तो किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसके एक दिशा से दूसरी दिशा में बदला जा सकता है। क्लास 9 में सिद्ध भी किए थे हम कि किस प्रकार गतिज स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गया। कोई वस्तु को जब हम गिराए थे 9 में तो किस प्रकार जो इसमें स्थितिज ऊर्जा था वो कैसे धीरे धीरे किस ऊर्जा में बदल गया, गतिज ऊर्जा में बदल गया। कुछ दूरी आया था तो कुछ गतिज ऊर्जा था, जब लास्ट हुआ तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गया, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा अधिक हो गया था, नहीं हो गया था। तो यह बात को भी वैज्ञानिक समझ में आ गया, इसीलिए ऊर्जा के बहुत सारे रूप आ गए। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है ना, सौर प्लेट से हम ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, सूर्य का ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा के बहुधौनी ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा, समझा। इसी प्रकार हमको लाइट पढ़ना है। अब आते हैं कि प्रकाश की उत्पत्ति के अनुसार पिंड 2 प्रकार के होते हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश के उत्पत्ति के अनुसार जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसके अनुसार पिंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला दीप्त पिंड, दूसरा अदीप्त पिंड। पहला दीप्त पिंड, दूसरा अदीप्त पिंड। अब आते हैं दीप्त पिंड किसे कहते हैं। उधर नहीं देखना है, पीपीटी देना है। पीपीटी देने कौन देखेगा, ऑनलाइन वाले देखेंगे। तुमको किसको देखना है, सिर्फ हम ही को देखना है। हम भी कलिया, ये भी कलिया। चलो हाँ, मेरा स्टूडेंट भी क्या है, कलिया, खाली लड़की लोग है गोरिया। चलो अब आते हैं कि दीप्त पिंड क्या है या दीप्त पिंड किसे कहते हैं। तो वैसा पिंड जिसमें क्या हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं, दीप्त पिंड। देख लो, वैसा पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो उसे क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड क्या करता है कि अपना स्वयं का प्रकाश उसके पास होता,
अदीप्त पिंड, इसका उल्टा होगा वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इसके उदाहरण से पूछेंगे। उदाहरण क्या है? तारा। तारा क्या है? दीप्त पिंड है या अदीप्त पिंड है? दीप्त पिंड है। और तारा मतलब सूर्य भी एक प्रकार के क्या है? तारा ही। सूर्य एक प्रकार के क्या है? तारा। तारा के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। चंद्रमा जो चमक रही है या शाम को चमकती है उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। लेकिन जो सूर्य होता है, सूर्य एक प्रकार का तारा है, उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। यानी यहां से हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रकाश की उत्पत्ति के अनुसार पिंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? वैसा पिंड जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो उसे दीप्त पिंड कहते हैं। उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे तारा हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, जुगनू। सबसे ज्यादा यही पूछता, जुगनू। अरे रात के समय में अब तो कीड़ा एक उड़ता है ना, जलता है। हम लोग पीछे दौड़ते थे बचपन में, नहीं दौड़ते थे कि इसको पकड़ के रूम में रख लेंगे फिर पढ़ेंगे, लाइट पूरा दिखाई देगा। ऐसा बात नहीं, उतना लाइट देता ही नहीं है भैया। अच्छा कोई बात नहीं, उतना लाइट देता भी नहीं है। टाइम हो गया, पता नहीं चला। यहां थे, हाँ। तो जुगनू के बारे में पूछा जाएगा, तो जुगनू क्या है? दीप्त है या अदीप्त है? दीप्त पिंड है। तारा क्या है? दीप्त या अदीप्त है? दीप्त है ना। बल्ब क्या है? दीप्त है ना। उसके बाद तो सूर्य तो एक प्रकार का तारा ही है, तो इस तो आदि हो गया। अदीप्त पिंड वैसा पिंड जो प्रकाश में उत्पन्न नहीं करता हो उसे अदीप्त। जैसे पूछेगा चंद्रमा दीप्त है अदीप्त है दोनों है, तो अदीप्त है। पृथ्वी अदीप्त है। पत्थर, बहुत सारे उदाहरण तो इसके बहुत हो सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया? किसी को नहीं आया? ऐसा है का वो मानव जिसको नहीं समझ में आया होगा? अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो आज यहीं खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे। कल आराम से आप लोग आइएगा वही टाइम में। मैं ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो थोड़ा चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, मैं ताकि जो भी पढ़ावे आपके पास पहुंच जाए। चलिए धन्यवाद।